सो न्यूट्रिशन का बेस तो हमने कल समझा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये हम कल जान चुके हैं और मैंने ये बताया था कि कितना इम्पोर्टेंट है हर एस्पेक्ट को लेकर, चाहे अगर आप हेल्थ अपनी सही रखना चाहते हो उसके लिए चाहिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस है वो पता होना चाहिए। और इसकी जो स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन वर्ड यूज हुआ, ये 1560s के आसपास इसका जो वर्ड का यूज होना शुरू हो गया था। और ये वर्ड बेसिकली लिया गया है लैटिन वर्ड से। ठीक है, किस वर्ड से लिया गया है? न्यूट्रायर वर्ड से। न्यूट्रायर इसका मतलब क्या होता है वैसे? इसका बहुत बेसिक सा मीनिंग होता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर आप इसको एनर्जी भी कह सकते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है हमारा, उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं। चाहे कॉम्प्लेक्स आपके वाइटामिन्स मिनरल्स हो या आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सारी चीजें इसके अंदर कंसिडर होती हैं। बट स्टिल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम बात करें, हम सब लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉपिक हैं। मीन्स हमें सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बेसिकली फूड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब वो फूड जो है वो प्लांट बेस्ड सोर्स हो सकता है, एनिमल बेस्ड सोर्स हो सकता है, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ चीज पे तो हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। तभी हमारा लाइफ पॉसिबल है, तभी हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, तभी हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी, तभी हम वो सारे काम कर पाएंगे। और हमारा जो बॉडी का फंक्शन है, जो डिफरेंट हमारे सिस्टम्स हैं, 11 सिस्टम्स के आसपास हमारी बॉडी के अंदर हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, बाकी सिस्टम्स हैं, वो काम करने वाले हैं। और आप तभी प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करने वाली है। तो अल्टीमेटली हमें फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। अब वो फूड कंज्यूम हम क्या कर रहे हैं, कितने अमाउंट में कर रहे हैं, किस क्वालिटी का फूड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, वो मैटर करता है। और उसी पे बहुत सारी चीजें हमारी डिपेंडेंट होती है। स्पेशली हेल्थ तो उस पर काफी हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स आपने देखे हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आपने सुने होंगे। इवन आपने ये भी देखा होगा कि हॉस्पिटल्स कितने भरे हुए हैं आजकल प्रॉब्लम से, है ना? चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो और कोई प्रॉब्लम हो, काफी हद तक हमारा न्यूट्रिशन भी वहाँ पे मैटर करता है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कितने अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंट तो काफी ज्यादा है। ये तो हम कल ही जान चुके थे। बट अगर हम एक बेसिक बात यहाँ पे फिर से डेवलप करें, या फिर हम माने न्यूट्रिशन के बहुत, न्यूट्रिशन अपने आप में एक डायनेमिक पार्ट है अगर आप देखो। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन हर जगह पे ना स्टैटिक नहीं रहता, वो बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन हो गया, है ना? जैसे आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हो गया। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, दोनों अलग अलग पार्ट है, हालांकि है तो न्यूट्रिशन ही, बट दोनों में जो बेसिक चीज है वो बहुत डिफर कर रही है। क्लिनिकल में अगर आप एक चीज नोटिस करें, वहां पे सिचुएशन के हिसाब से एक्ट होगा, जैसी प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से करा जाएगा। एक मान लो डायबिटीज है, अब एक डायबिटिक पेशेंट का जो डाइट प्लान होगा, वो डाइट प्लान एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले का नहीं होगा। लाइक कोई स्पोर्ट्स में है उसका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहा है ना? तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें, स्पेसिफिक चीजें हम ऐड ऑन करते हैं या अवॉइड करते हैं ताकि हमारा हेल्थ जो है वो सही रहे। तो एक तरह का नहीं है न्यूट्रिशन, है ना? बहुत डायनेमिक है, बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें करते हैं, जीआई कार्ब्स को अवॉइड करते हैं, कार्ब्स इनटेक कम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिक यहाँ पे बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में ये अलग हो जाता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में देखें तो स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स ये वेरी कर सकता है ना? जैसे मान लो एक मैराथन रनर की बात करता हूँ। मैराथन रनिंग क्या है? एक डिस्टेंस इवेंट है जो काफी लंबे समय तक हमें रनिंग करनी, 42.195 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस होता है, उसे हमें कवर करना होता है रनिंग करके।
अब इस स्पोर्ट्स में अगर आप न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस देखें तो काफी ज्यादा है, और आप ये भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक होता है ना, कार्ब्स इंटेक, मैं सिर्फ ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, अभी हम इसको मेनली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कार्ब्स इंटेक जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, अराउंड 500 टू 600 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंजप्शन होता है अपने पीक वीक के अंदर, यानी कि कॉम्पिटिटिव फेज से पहले 2 से 3 दिन आपका इंटेक इतना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपका इवेंट ऐसा है, आपकी एक्टिविटी ऐसी है, आपको 42.195 किलोमीटर भागना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स भरे होने चाहिए, आपके जो ग्लूकोज के स्टोरेजेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर, वो भरे हुए होने चाहिए, तभी आप इतने लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली काम कर सकते हो। बट यहीं अगर कोई और दूसरा इवेंट हो, मान लो अगर हम थोड़ा इसको बॉडी बिल्डिंग से रिलेट कर दें, अब बॉडी बिल्डिंग वाले सिनारियो में आपने एक चीज जरूर देखी होगी, वहां पे हम कार्ब्स को काफी हद तक रिड्यूस भी कर देते हैं, कार्ब्स को कम कर देते हैं, पीक वीक में बहुत कम कर देते हैं, ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि हम बॉडी को श्रेड दिखाना चाह रहे हैं, है ना, बॉडी को कंडीशन दिखाना चाह रहे हैं, तो ग्लाइकोजन को डिप्लीट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में वाटर टेंशन कम हो जाए, बॉडी कम रिटेन करे वाटर को, श्रेड दिखे, हम कंडीशन दिखे। तो एक गेम के अंदर, एक स्पोर्ट्स के अंदर आप देख रहे हो इनटेक कितना ज्यादा है, एक के अंदर कितना शफल हो रहा है। बॉडी बिल्डिंग में किस हिसाब से शफल होता है, स्टार्टिंग में बहुत कम करते हैं, फिर बाद में ऐड करते हैं बिल्कुल लास्ट में प्री कॉम्पिटिटिव फेज में। तो कितना मतलब चेंज है, कितना डायनेमिक है, हर सिचुएशन में अलग है, हर स्पोर्ट्स में अलग हो सकता है। ठीक है, एक बॉडी बिल्डर्स का जो बॉडी बिल्डर का इंटेक है वो बिल्कुल अलग होगा, एक जनरल पॉपुलेशन का इंटेक बिल्कुल अलग होगा, जो जनरल पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है उसका अलग होगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हमें काम करना पड़ेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कल भी बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपका अप्लाई होगा ये चीज। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट चाहिए हमारा, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, है ना, कितना अमाउंट में कंजप्शन है, डेली अलाउंसेस क्या हैं, वही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम उन चीजों को भी समझे जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होने वाली है, जहाँ पे इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना, जैसे कि हेल्थ कंडीशन है। अगर हम हेल्थ कंडीशन ही हमें ना पता हो, हेल्थ कंडीशन या हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से हम अपना न्यूट्रिशन कैसे सही करने वाले हैं, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से वो सारी चीजें पता होना जरूरी है जिस सिचुएशन में हमने इसे अप्लाई करना है। ओके, अब न्यूट्रिशन या डाइट प्लानिंग के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट ये है कि आपका जो डाइट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, मीन्स कि आप जो भी डाइट बना रहे हो वो कॉन्टिन्यूसली आप कर सको, उसको लगातार आप कंज्यूम कर सको, लाइफ टाइम ऐसा डाइट आपको बनाना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन नहीं कर पाते हैं। वो करते क्या है, वो आपको एक बेस डाइट प्लान देते हैं, कुछ तो ऐसा भी करते हैं, आपको सिर्फ लिक्विड डाइट दे देंगे या फिर सिर्फ आपको फ्रूट्स पे रख देंगे, और बहुत सारी तरह की चीजें करते हैं, जिससे क्या होता है प्रैक्टिकली हम और वीक हो जाते हैं, और वो सस्टेनेबल तो होता नहीं है, तो रिजल्ट्स भी हमारे कांस्टेंट नहीं रहते हैं और वीक हो जाते हैं इवन हम। तो ऐसी डाइट हमें नहीं प्रमोट करनी है और कभी भी नहीं कंज्यूम करनी है, डाइट ऐसी बनानी है जो कॉन्टिन्यूसली की जा सके, जिसके रिजल्ट्स भी बराबर हमें मिलते रहे। ठीक है, और हमारी हेल्थ भी सही रहे। दूसरी बात यह है कि जो हमारी अवेलेबिलिटी होती है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि हमारे पास कौन सी चीजें अवेलेबल है, हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पे कौन सी चीजें अवेलेबल है, वहां पे कौन सी क्रॉप्स होती हैं, वहां पे कौन सी सब्जियां लगती हैं, वहां पे कौन सी दालें होती हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो जीन्स हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, वो क्या कंज्यूम करते हुए आ रहे हैं, उसका भी एक पैटर्न है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ अवेलेबिलिटी का,
या ज्योग्राफिकल लोकेशन का, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग डाउट हैं कि कीटो डाइट अच्छी है, डैश 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 डाइट अच्छी है, इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी है, कार्निवोर डाइट अच्छी है, प्लांट बेस्ड डाइट अच्छी है, वेगनिज्म अच्छा है, एगिटेरियन अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चंस। कौन सा बेस्ट है? जब हम ये बेस्ट ढूंढने निकल जाते हैं तो ही हम सबसे बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि बेस्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि बेस्ट तो वो होगा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल सबसे अच्छे तरीके से हो रहा है, आपको सबसे अच्छा रिजल्ट जो दे रहा है ना। तो बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीपल स्टडीज मिल जाएंगी, अलग अलग स्टडीज अलग अलग चीजों को प्रमोट करती हुई स्टडीज भी मिल जाएंगी। कुछ बोलेंगे वेगनिज्म सुपीरियर है, कुछ बोलेंगे आपके कीटो सुपीरियर है, कुछ आपके एगिटेरियन डाइट सुपीरियर है, कार्निवोर डाइट सुपीरियर है। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग स्टडीज भी अवेलेबल हो जाएंगी और आप हो जाओगे बहुत कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन इसलिए डराइव हो रहा है क्योंकि हम, वो कंफ्यूजन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम सिर्फ एक बेस्ट चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने भी बताया आपकी ज्योग्राफी भी वहां पे मैटर करती है, आपके वहां पे जो जो चीजें अवेलेबल है, आपका सॉइल जो जो वहां पे पैदावार है, जो वहां पे चीजें होने वाली है, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। आप पहले से क्या चीजें कंज्यूम करते हुए आ रहे हो वो मैटर करता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ इसका बहुत कॉमन। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, चलो इंडिया के अंदर ही हम थोड़ा कंपैरिजन लेके चलते हैं। अब एक हम स्टेट लेके चलते हैं, पंजाब, ठीक है, या हरियाणा। दो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जो कंजप्शन है डेयरी का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पंजाब ले लो या हरियाणा, कोई भी, दोनों ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करती है इंडिया। मतलब ऐसे ये दो ऐसे स्टेट हैं, टॉप में रहते हैं, है ना, मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, डेयरी के मामले में। तो इधर पे अगर इसकी अवेलेबिलिटी है तो कंजप्शन भी ज्यादा होगा, चांसेस ज्यादा है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरे स्टेट से जहाँ पे इसका कंजप्शन उतना कॉमन नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कोई अपने स्टेट को कंपेयर कर रहे हो आप, अब उसके कंपैरिजन में इधर पे कंजप्शन बहुत कम है। अब जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें, अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे कंजप्शन जो ये एथलीट्स होते हैं, यहाँ के एथलीट्स आपने देखे होंगे या नॉर्मल लोग भी देखे होंगे, तो इनका कंजप्शन 500 ml 1 लीटर के आसपास भी हो जाता है डेयरी का, सर। इतना कंजप्शन इनका हो जाता है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनसे। इसको इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज, इनके फैमिली मेंबर्स, सब लोग वो कंज्यूम करते हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। अब अगर कंपैरिजन इसको आप किसी वेस्टर्न कंट्री से लेके चले जाओ या इंडिया के अंदर ही कोई ऐसी स्टेट जहाँ पे कंजप्शन बहुत कम है, उनसे कंपेयर कर लो, तो भाई अगर ये लोग डेयरी कंज्यूम करना शुरू कर दें इतना, मान लो इसको भी हमने, जो ये कंट्री है, यहाँ पे हमने डेयरी का कंजप्शन बहुत ज्यादा करवा दिया, ठीक है, 500 ml हम उनको कंज्यूम करवाने लग गए। आपको लगता है क्या कि इसको हेल्थ कोई डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे इस वाले बंदे को जो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसके जो गट है, जो उसके इंटेस्टिन है, जो उसके गट बैक्टीरियाज हैं, वो उस हिसाब से डेवलप नहीं है, उस हिसाब से वो अडेप्टेबिलिटी नहीं है। तो कंजप्शन जो वहां पे डेयरी का होगा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लेके आएगा, और हो सकता है उसको इंटॉलरेंस हो लैक्टोज या कोई और प्रॉब्लम हो, नहीं कंज्यूम हो रहा है। डेयरी अपने आप में हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स आइटम, केसीन प्रोटीन है ना, तो शायद इनको डाइजेस्ट ना हो। तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लोकेशन, आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आप क्या क्या चीजें खाते आ रहे हो बहुत पहले से, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो एक के लिए शायद डेयरी बहुत अच्छा हो, बस बहुत अच्छा एक कंप्लीट फूड हो, और एक के लिए शायद वो उतना अच्छा ना हो क्योंकि उसे डाइजेशन उससे हो रही है।
तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किस लोकेशन में हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, जैसे भी मैंने बताया। अब बहुत सारी ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे ऐसी चीजें जो हमारा वेजीज हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, लेंटिल्स हैं, ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन काफी अच्छा है इसका, है ना। चाहे वो राइस का हो, ग्रेन्स का हो, काफी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं हम यहाँ पे। हाँ, एक तो इन्वायरमेंट ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, सॉइल ऐसा है, फर्टाइल है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, तो अपने पास अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है। अब कुछ जगह ऐसी भी हैं, वहां का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से कंपैरिजन उसका करें, जैसे मान लो कोई ऐसी कंट्री है, इस तो बहुत सारी है बट कोई एग्जांपल मान लो कोई XYZ कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर रहता है -7 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम। ठीक है। अब वहां पे क्या ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी जो यहाँ पे लग रही हैं? वहां पे मैंगो पॉसिबल होगा लगना, वहां पे कोई ये जो हमारी दालें हैं, बासमती राइस है, ये जो सारी चीजें ये प्रोड्यूस होना पॉसिबल है? नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। भैया ये लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? टोटली एनिमल बेस्ड सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये चीजें अवेलेबल ही नहीं है ना। ये लोग डिपेंडेंट ही उन सारी चीजों पे होते हैं, ये फिशेस पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको मारते हैं, उनको खाते हैं। एनिमल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको उनके स्किन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं कि वन लॉन्गर टाइम तक, क्योंकि अवेलेबल चीजें वही है ना, वही अपने पास अवेलेबल है, तो वही को उसी को कंज्यूम किया जाएगा। तो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं, उसी को खाते हैं, तो इनके लिए वो बेस्ट हो गया उस सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरा, आपका वेदर, आपका क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इनके लिए वो भी ठीक है, वो भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, उस चीज को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि डाइजेशन उस सिचुएशन के हिसाब से, वैसे भी ठंड में हमारा जो डाइजेशन होता है या बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, भूख ज्यादा लगती है। ये चीज नोटिस करिए आपने, जो ठंडियों में जब विंटर्स होते हैं तो हमें ज्यादा भूख लगती है, गर्मियों में इतनी नहीं लगती है। उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। क्या स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि हमें बॉडी के वो इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है ना। अब हमारी बॉडी का नॉर्मली जो कोर टेम्परेचर होता है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 98.6 फ़ारेनहाइट मान लेते हैं, ये आइडियल टेम्परेचर है, बॉडी इस चीज को मेंटेन करना चाहता है। अब जब बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे है, तो वहां तो -7 पे है, बॉडी का 37 है आइडियल कोर टेम्परेचर, वहां -7 है। तो बॉडी को हीटन अप रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, वो थर्मोजेनिक इफेक्ट देने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? ऐसा फूड भी चाहिए, है ना। बॉडी ज्यादा क्या करती है, भूख लग रही है वहां पे, क्योंकि डाइजेशन हमारा, अभी डाइजेशन में भी तो हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है ना, ब्रेक डाउन कर रही है, फूड को तोड़ रही है। उसमें भी हमारी बॉडी क्या करती है, कैलोरीज बर्न कर रही है, उसमें भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, उसमें भी बॉडी में वो थर्मोजेनिक इफेक्ट आ रहा है, वो हीट प्रोडक्शन हो रही है। तो बॉडी को गर्म रखने के लिए भी वो भूख हमें ज्यादा लगती है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ बेस्ट नहीं है हमारे लिए। हमारे आसपास की चीजों के हिसाब से वेजीज भी अच्छी हैं, फ्रूट्स भी अच्छे हैं, दालें भी अच्छी हैं, कार्ब्स भी अच्छे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को ही बेस्ट मानो, इसीलिए ये सारे अलग अलग जगह पे बेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको वो चीज को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम किसी एक सिलेक्टेड चीज को बहुत अच्छा मानना शुरू कर देते हैं और उस पर ब्लाइंडली विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अब आपने बहुत सारे डाइट प्लानर्स देखे होंगे जो डाइट में बहुत अलग अलग तरह की चीजें ऐड कर देते हैं और अपने बेस जो चीजें हैं उसको बंद कर देंगे। ये बहुत सुना होगा कि जैसे ही आप डाइट प्लान शुरू कर दो तो कार्ब्स बंद कर दिया, राइस बंद कर दिए, चपाती बंद कर दी, सॉल्ट बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, है ना। फिर वो कितने टाइम तक वो बंद करा हुआ चलेगा, ये नहीं पता किसी को, कब तक वो कंज्यूम हो सकता है, क्या वो सस्टेनेबल रहेगा, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज के लिए भी हमें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद आता है आपका एनर्जी। उसके बाद आता है आपका एनर्जी। ये सिर्फ अभी आपका इंट्रो है, इंट्रोडक्शन, अभी हम नहीं समझ रहे हैं, अभी हम मैक्रो को समझेंगे आज। ठीक है, जो एनर्जी का पैसेज है या न्यूट्रिएंट्स का पैसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह टेक ओवर करता है, कैरी ओवर करता है। कैसे कैरी ओवर करता है देखिए, ये सब सीमित नहीं है, ये डिग्रेड नहीं हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कैसे जा सकता है देखो, हमने एनर्जी का जो टेक ओवर बचपन में शायद हमने पढ़ा होगा, एक फूड वेब या चेन आपने सुनी होगी, है ना, कि कैसे होता है आपके एनिमल टू एनिमल कैसे पास होता है एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स कैसे पास होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं प्लांट का। ठीक है, प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स लिए कहाँ से, सॉइल से, मिनरल्स लिए। ठीक है, वही फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, सनलाइट लिया, बड़ा हुआ, फ्रूट्स लगे, फ्रूट्स, लीव्स, इनको कंज्यूम किया मान लो डियर ने, फिर इसको कंज्यूम कर लिया, किया किसी कंज्यूमर ने, है ना, मान लो किसी कार्निवोर ने, है ना, मान लो इसको चीता ने कंज्यूम कर लिया। फिर एक समय पे आके जो चीता है वो भी खत्म होने वाला है, वो भी डेड होगा। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। फिर ये कहाँ पे गया, इसकी जो डेड बॉडी है उसको कौन खत्म करेगा, उसको खत्म करेंगे डीकम्पोजर्स। ठीक है ना, हम हमें काफी बार हमने नोटिस किया होगा कि कोई एनिमल पड़ा होता है जमीन पे, मर जाता है, उसके बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद। वो एक नेचुरल इफेक्ट है, वो एक नेचुरल इफेक्ट है, वो डिकम्पोज हो रहा है। उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में चले गए फिर, सॉइल, एंड अल्टीमेटली ये जो पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वैसे घूम रहा है ना। एंड प्लांट से एनिमल्स, एनिमल से सेकेंडरी एनिमल्स, फिर एनिमल्स खत्म हुए, डिकम्पोजर, सॉइल्स, एंड अल्टीमेटली फिर से प्लांट। फिर ऐसे हमारे लैंड भी फर्टाइल हो रहा है। राइट, तो ये पूरा एक ना प्रोसेस है जो इसका टेक ओवर है एनर्जी का। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने चलो बहुत बेसिक एक इंट्रो सेशन, इंट्रो टाइप हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं हमारे कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन, जो तीनों के तीनों हमारे एनर्जी यील्डिंग सोर्सेस हैं। क्या ये एनर्जी यील्डिंग सोर्सेस, मतलब तीनों ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी में। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट नाम से पता लग रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, ज्यादा, है ना। अब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, पर डे 10 ग्राम से ज्यादा चाहिए, उसको हम मैक्रो के अंदर कंसिडर कर लेते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो 10 ग्राम से ज्यादा चाहिए होगा वो मैक्रो है। ठीक है, अब इसमें अपना प्रोटीन भी आता है, इसमें अपना कार्ब्स भी आता है, और इसमें अपने लिपिड्स भी आते हैं। लिपिड्स माने फैट, एक ब्रॉडर टर्म है फैट का। तो पहले प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि प्रोटीन को मसल बिल्डिंग के लिए भी रिलेट किया जाता है, रिकवरी के लिए रिलेट किया जाता है, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस है बॉडी में, उन सारी चीजों के लिए इसको रिलेट किया जाता है। अब प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो है जो कंपोज होकर बनता है, किससे, किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजनस पार्ट है वो इसको डिफर करता है या अलग बनाता है आपके लिपिड यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, और प्रोटीन, हमने काफी बार सुना है कि प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आपकी हेयर हेल्थ है, बाकी की आपकी टिश्यू हेल्थ है, आपकी ऑर्गेन हेल्थ है, ब्लड हेल्थ है, उन सब के लिए प्रोटीन जरूरी है। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि प्रोटीन सबसे अबंडेंट सोर्स है बॉडी में।
ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में यही अवेलेबल है, प्रोटीन। चाहे हमारे ब्लड के अंदर देख लो, हमारे सेल्स में देख लो, हमारे मसल के अंदर देख लो, ब्रेन में देख लो, हेयर्स में देख लो, प्रोटीन ही प्रोटीन है। मतलब हमारी बॉडी बनी ही काफी हद तक प्रोटीन से है। नो डाउट कि बॉडी की कॉम्पोजिशन बहुत बहुत कुछ है बॉडी के अंदर। बॉडी कॉम्पोजिशन में आपका फैट मास भी होता है, नॉन फैट मास भी होता है। बॉडी कॉम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, फैट मास और रेशियो बिटवीन फैट मास एंड नॉन फैट मास। ठीक है, नॉन फैट मास में आपकी वो चीजें आती हैं जो कि फैट के अंदर नहीं कंसिडर होती हैं, जैसे कि आपका मसल मास हो गया, ऑर्गेन वेट हो गया, वाटर वेट हो गया, वो सब आपके नॉन फैट मास में। फैट में मास में आपका टोटली फैट वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपका सबकुटेनियस वाला भी आएगा, विस्सल फैट भी आएगा, एसेंशियल फैट भी आएगा। वो सब फैट फैट के अंदर आ जाएगा, मतलब वो मास फैट के अंदर आ जाएगा। तो बेसिक बात यहाँ पे ये हुई कि प्रोटीन हमारी बॉडी में अबंडेंट अमाउंट में है, और काफी सारे अलग अलग टाइप्स का प्रोटीन हो सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो काफी सारे टाइप्स है प्रोटीन में। जैसे कि आपका ब्लड प्रोटीन, या फिर इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी कह देते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है वो प्रोटीन। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल ले लें, तो वो भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, जो बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, स्पेशली ऑक्सीजन को बॉडी तक लेके जाता है, टिश्यूज तक लेके जाता है। हेमोग्लोबिन, हेम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो आपकी बॉडी में क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाने का काम करता है बॉडी। ठीक है, तो एक ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो ब्लड में है। ठीक है, ऐसे ही और भी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में। अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन कौन से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो जितना भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जितनी भी हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट हो रही है, वो सब के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वैसे यहाँ पे हमारे दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इसके बारे में आपने सुना होगा शायद। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो हक्सली ने दी थी, उनके हिसाब से भी यही बात हमें समझ में आती है कि जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल के अंदर जो सबसे छोटे फिलामेंट्स होते हैं प्रोटीन्स के, वो एक्टिन मायोसिन ही है। मतलब सिंपल बात अगर लैंग्वेज में बताऊं, तो आपके मसल के अंदर अगर हम और डेप्थ में जाएंगे और अंदर देखेंगे, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेंगे? एक्टिन मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट्स मिलते हैं। और वो प्रोटीन फिलामेंट्स कैसे ऐसे अरेंज होते हैं, और एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर होता है ऐसे फिलामेंट, प्रोटीन फिलामेंट ऐसे स्लाइड ओवर होता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन से ही बने हुए हैं, जिनको हम कह रहे हैं एक्टिन एंड मायोसिन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये भी टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। उसके बाद अगर हम बात करें, हार्मोनल प्रोटीन भी हैं। ठीक है, जो कि किससे बने हुए हैं, किससे सिंथेसाइज होके बने हुए हैं? अमीनो से ही बने हुए हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका जीएच है, ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि आपका इंसुलिन है। जैसे कि आपका आईजीएफ है। ये क्या है? ये हॉर्मोन्स हैं बॉडी के, केमिकल्स हैं बॉडी में। जीएच आपके कहाँ से रिलीज होता है? आपके पिट्यूटरी से। इंसुलिन पैनक्रियास बीटा सेल से। आईजीएफ लिवर से, मेनली मसल्स से, यहाँ से इनकी प्रोडक्शन होती है, ये इन हॉर्मोन्स की। किससे सिंथेसाइज होते हैं, किससे मिलके बनते हैं? अमीनो से।
ठीक है, प्रोटीन का ही ब्रेक डाउन किस में होता है, अमीनोज में होता है, तो उसी से मिलके बनते हैं। तो हार्मोनल टाइप ऑफ प्रोटीन्स भी बॉडी में अवेलेबल हैं। इसके बाद बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलेंस भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलेंस, नाम से पता लग रहा है इम्यूनोग्लोबुलेंस, मतलब ऐसे ग्लोबुलेंस, ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो बॉडी में इम्यूनिटी को सही रखते हैं। हमारे ब्लड के अंदर ही अवेलेबल होते हैं ये मिलते कहाँ से हैं, फूड से भी मिलते हैं, बॉडी खुद भी बनाती है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपके जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इमोबिलाइज करते हैं, ताकि जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो उसको खत्म कर दें। बेसिकली इनका काम है बॉडी की हेल्थ को सही रखना, प्रोटेक्शन का काम है इनका। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोटीन्स है ब्लड के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। इसमें आपने सुना होगा कोलाजन, ये भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडीली हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टिश्यू हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको सराउंड करके रखता है, एक स्ट्रक्चर बना के रखता है बॉडी, उसको कोलाजन प्रोटीन कहते हैं। कैरेटिन प्रोटीन आपने सुना है, आपके हेयर हेल्थ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, इनके सबके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। अभी मैंने बताया ना, बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बहुत सारे टाइप्स का है और अबेंडेंट है बॉडी में, बहुत सारा प्रोटीन्स है। अब इसके, ये सबकी हेल्थ के लिए, चाहे वो हेयर हेल्थ हो, चाहे वो हमारी इम्यूनिटी हो, इम्यूनोग्लोबुलेंस की हेल्थ हो, हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो हमारे हार्मोनल प्रोडक्शन हो, इन सब के लिए हमारा डाइटरी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइटरी प्रोटीन हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हम फूड से लेने वाले हैं प्रोटीन। अब वो चाहे हम एग से ले रहे हैं, चिकन से ले रहे हैं, मीट से ले रहे हैं, या आपके डेयरी से ले रहे हैं, वो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, बट हम किसी से भी ले सकते हैं उसको। तो इनका कंजप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इन सारी चीजों को मेंटेन रखना है, इनकी हेल्थ को सही रखना है। ये सारी बातें तो हमें समझ में आई कि बॉडी में अबंडेंट अमाउंट में है प्रोटीन, और अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। इसके लिए हमें डाइटरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो भी अभी हम समझेंगे। पर उससे पहले एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो ये रिपेयर टिश्यू वाला कॉन्सेप्ट है या मसल बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कैसे, मतलब प्रोटीन मसल बिल्ड कैसे कर सकता, ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन से कैसे, मतलब क्यों कार्ब्स एंड फैट ये काम नहीं कर सकते। प्रोटीन को छोड़ देते हैं, सिर्फ कार्ब्स ही लेते रहते हैं, हमेशा दालें खाते रहते हैं, हमेशा फ्रूट्स एंड वेजीज कंज्यूम करते रहते हैं, और बना लेते हैं अपनी बॉडी, प्रमोट कर लेते हैं अपनी रिकवरी को। क्यों इससे नहीं होता, क्यों प्रोटीन से ही ये पॉसिबल है। समझते हैं इस चीज को। क्योंकि हमारी जो मसल बिल्ड हुई है, जो हमारी मसल्स हैं, उसका कॉम्पोजिशन भी अगर आप देखोगे तो उसमें 75% तो वाटर ही है। ठीक है, मसल के अंदर 75% तो पानी ही और इसी के अंदर आपके टाइप ऑफ अमीनोज हैं, है ना। और आपके मसल, अपने आप में अगर मैं बताऊं, तो मसल के अंदर 61% के आसपास तो ग्लूटामिन ही है। ग्लूटामिन एक टाइप ऑफ अमीनो है, यानी एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स ही है। देखो प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन होते हैं, अमीनोज में। बहुत सारे अमीनोज को मिलके आपका प्रोटीन असेंबल होता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि ये काम होता कैसे है, ये मसल बिल्डिंग होती कैसे है। ठीक है, देखो आप, किसी का क्वेश्चन आया कि सर टिश्यू क्या होता है, देखो बहुत सारे सेल्स, एक इंडिविजुअल सेल जो होता है ना, एक सेल, अपने बचपन में शायद पढ़ा होगा जरूर से, सेल के अपने डिफरेंट फंक्शन सुने होंगे कि भाई सेल जो होता है उसकी शेप इरेगुलर होती है, उसमें न्यूक्लियस हो सकता है जो कि उसके सारे फंक्शंस को होल्ड करता है, जहाँ पे डीएनए अवेलेबल है,
आपके गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होता है जिसको पावर हाउस सेल कहते हैं, जो पावर बनाने का काम करता है। राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत कुछ आपने बचपन में सुना होगा। ऐसे ही बहुत तरह के यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं। और ये जो सेल होता है ना, ये अपने आप में एक लिविंग बीइंग है। और हम लोग जो हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि हमारे अंदर सिर्फ एक सेल नहीं है, हमारे अंदर मल्टीपल मल्टीपल सेल्स हैं। और अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं। कुछ न्यूक्लिएटेड सेल्स भी हैं, कुछ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स भी हैं। अब ये सेल के फंक्शन के लिए ऑब्वियसली हमें एनर्जी चाहिए। मैंने बताया कि इंडिविजुअल सेल भी एक लिविंग बीइंग है, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उसके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क हैं। अब हमारी बॉडी एक सेल से तो नहीं बनी, वहां पे है मल्टीपल सेल्स। जब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वाले सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेन, जैसे लिवर है, इंटेस्टिन है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम, जो प्रोटीन्स है वो कैसे काम कर रहा है मसल बिल्डिंग के लिए, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्यों मसल बिल्डिंग कर देता है, उसको समझ लेते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड मसल बिल्डिंग इन रिलेशन टू प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारी बॉडी क्या करती है। सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करते हैं, एक इम्बैलेंस की बात करते हैं। टेक्निकली जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बॉडी के लिए एक इम्बैलेंस स्टेट है कि नहीं। वो एक तरह का स्ट्रेस हुआ ना, हम बॉडी को माइक्रो ट्रॉमास दे रहे हैं, इंजरीज दे रहे हैं, माइक्रो इंजरीज, एक तरह का इम्बैलेंस हुआ हो। अब स्ट्रेस देने से हम ऑन द स्पॉट स्ट्रांग हो जाते हैं क्या? हम बात करते हैं हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे हम स्ट्रांग होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? उसी समय पे हमने एक्सरसाइज की और हम स्ट्रांग हो गए। हमने एक्सरसाइज की, स्ट्रेस दिया और हम स्ट्रांग हो गए, ऐसा तो हम सुनते हैं काफी बार। बट ऐसा ऑन द स्पॉट तो नहीं होता। ऑन द स्पॉट तो टेक्निकली हम वीक होते हैं। अगर मैं मान लो आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आपको मैंने मैंने बोला चेस्ट की एक्सरसाइजेस करो, मैंने आपको 5 एक्सरसाइज कराई, 3 3 सेट्स कराए, टोटल 15 सेट्स हो गए आपके। 15 सेट्स मैंने आपको चेस्ट के करवा दिए मान लो। अब आपको चेस्ट करवा दिया मैंने, अब लास्ट मैंने बोला वो अपना बेंच प्रेस में मेरे को पीआर हिट करके बताओ कितना आपका आता है, पर्सनल रिकॉर्ड आप निकाल के दिखाओ, मैक्सिमम वेट लिफ्ट करके दिखाओ। अब इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद आप लास्ट में अगर अपना पीआर या पर्सनल बेस्ट निकालते हो, क्या आपने 100% दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे ना। तो टेक्निकली के तो आप वीक हो गए उस कंडीशन में, अब तो कमजोर हुए हो उस कंडीशन में, तो हम कैसे कह रहे हैं कि हम स्ट्रांग हो रहे हैं? राइट, आफ्टर रिकवरी, है ना। तो ये क्या है, सुपर कंपेंसेशन प्रिंसिपल है कि हम ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देना है बॉडी को स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के हिसाब से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, है ना। स्ट्रेस के हिसाब से कुछ रिस्पॉन्स आने वाला है, जैसे कि बहुत बेसिक तरीके से चाहे हम, मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये एक हाईवे है, मैं इसमें चल रहा हूँ, यहाँ से एक बहुत बड़ी कार आती है। ठीक है, कार मेरी तरफ आ रही है बहुत तेजी से। अब मैंने देखा कार को, मेरे जो रिसेप्टर्स हैं
फोटो रिसेप्टर्स विजुअल्स, उन्होंने देखा, कार को सेंस किया और देखा कि ये बड़ी स्पीड में आ रही है, मेरे को कुचल के निकल जाएगी और काम खत्म। तो मैंने, ये एक तरह का स्ट्रेस हो गया ना, जो मेरी तरफ कार आ रही है, एक तरह का स्ट्रेस हो गया, एक इम्बैलेंस हो गया कि भैया आएगा, ये काम खत्म हो जाएगा। अब इसके हिसाब से मैं कुछ रिस्पॉन्स दूंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा, कूद जाऊंगा, निकल जाऊंगा साइड को, कोई भी रिस्पॉन्स दूंगा ना, ऐसे ही स्ट्रेस के हिसाब से कुछ रिस्पॉन्स आता है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस मिला, हमने एक्सरसाइज की, तो बॉडी क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। और जो रिस्पॉन्स होता है ना, आकृति मत करो स्क्रीन के ऊपर, वो रिस्पॉन्स मल्टीपल एरियाज में आता है। जैसे कि अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए आपका एंडोक्रिन सिक्रेशंस भी कुछ ना कुछ होने वाली है, और कुछ ना कुछ आपकी मैकेनिकल लेवल पे भी कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन आपकी बॉडी में आने वाले हैं। एंडोक्रिन सिस्टम कैसे काम करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। आपने एक्सरसाइज किया, बॉडी को एक फीडबैक गया, बॉडी के पास एक मैसेज गया कि भैया बॉडी बहुत डैमेज है, मसल बहुत डैमेज है। ये रिस्पॉन्स आपके केमिकल सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। केमिकल सिक्रीशंस क्या है, आपके हॉर्मोन्स। हमने सुना हुआ है ना कि आप एक्सरसाइज करो, आपका हार्मोनल लेवल, आपके हार्मोनल हेल्थ अच्छी होगी। मेल्स में हम कहते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो इनहेंस होगा। फीमेल में हम कहते हैं एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस होंगे। में दोनों में हम कहते हैं जीएच का प्रोडक्शन बैलेंस होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बेटर होगी, आईजीएफ की सिक्रीशन बेटर होगी, जो सब एनाबॉलिक सिक्रीशंस हैं, एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो हम ये बातें करते हैं। अब जो ये हार्मोनल सिस्टम होता है ना, जो हमारा, जिसको हम इंडोक्रिन सिस्टम कहते हैं, इंडोक्रिन सिस्टम। अब ये इंडोक्रिन सिस्टम काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। फीडबैक मैकेनिज्म जैसे कि आप दे रहे हो आगे से फीडबैक, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप फीडबैक दे रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके हिसाब से फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये फीडबैक के थ्रू, ऐसे ही फीडबैक आपका इंडोक्रिन सिस्टम देता है। और इसके दो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस आया, तो बॉडी में कोई फीडबैक जाएगा इंडोक्रिन सिस्टम के पास, जाएगा ना, कि भैया बॉडी में स्ट्रेस आया है। अब जब स्ट्रेस आएगा तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, और वो हमारे हार्मोनल सिक्रीशन को बढ़ाएगा, क्योंकि उसे रिकवरी को प्रमोट करना है। और जैसे ही हमारी सिक्रीशंस बैलेंस हो गई, तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा आपके हाइपोथैलेमस को, ट्रिगर करेगा कि भैया ऑफ कर दो, अभी हो चुका है एनफ हार्मोन, अभी अपने को जरूरत नहीं है, फिर वो बंद हो जाएगा उसका सिक्रीशन। तो जो सिक्रीशंस हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, वो एक फीडबैक लूप पे काम करती हैं। तो कहने का अल्टीमेट कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि हमने स्ट्रेस दिया, एक्सरसाइज किया, बॉडी को एक फीडबैक दिया, जिसकी वजह से हमारी हार्मोनल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। हुई कि नहीं, क्यों हुई, स्ट्रेस की वजह से, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। तो मतलब एक्सरसाइज करने से नेचुरली हमारे जो लेवल हैं हॉर्मोन्स के, उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बार सुना है कि अच्छा जिम करो, एक्सरसाइज करो, लेग्स ट्रेन करो, लेग्स से हमारा हार्मोनल लेवल बूस्ट करेंगे, 10 to 20% हम अपनी सिक्रेशंस को बेटर कर सकते हैं। ये आपने काफी बार सुना होगा। वो इसीलिए सुना है क्योंकि जब आपको मसल डैमेज दोगे, जब वो आप स्ट्रेस दोगे, तो ये ऑन अ फीडबैक काम करेगा। तो बेसिक बात ये हुई कि एक तो केमिकल लेवल पे आपका मॉडिफिकेशन हुआ, केमिकल लेवल पे हुआ आपका मॉडिफिकेशन। हाँ, अब ये भी बड़ा क्वेश्चन है, अभी जैसे कृष्णा ने बताया कि बेंच प्रेस स्क्वाट्स की हम ज्यादा बात करते हैं, हैवी एक्सरसाइज की हम ज्यादा बात करते हैं, यहाँ से आपकी सिक्रीशन ज्यादा बूस्ट होती है, कहने को हमें काफी बार सुनने को मिलता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जब हम लेग्स या
अपने बड़े मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं तो हम ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बॉडी को दे सकते हैं। अब लेग्स वाला अपार्टमेंट आप देखो कितना बड़ा मसल ग्रुप है वहां पे। ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूट सबसे बड़ा मसल है, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। सार्टोरियस आपका लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। क्वाड्रिसेप बहुत बड़ा मसल, हैमस्ट्रिंग बहुत बड़ा मसल, गैस्ट्रोसिनेमस, सोलेस, टिबियालिस, इतने सारे मसल ग्रुप्स, बड़े बड़े मसल ग्रुप्स। अब ये इसको ट्रेन करना आपके लिए ज्यादा इंटेंसफुल होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने जरूर ये चीज तो फील करी होगी कि जब हम लेग्स ट्रेन करते हैं तो हमें ज्यादा स्वेटिंग भी होती है, ज्यादा इंटेंस भी होता है वो वर्कआउट, ज्यादा डैमेज भी हमें फील होता है, रिकवरी में भी थोड़ा समय ज्यादा लगता है नॉर्मल केस से। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ डैमेज है, ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, तो आपका फीडबैक भी उसी तरीके से काम करता है और उसमें हमें ज्यादा बूस्ट देखने को मिलता है सिक्रेशंस का। ठीक है। तो एक बात तो हुई कि हमारे हॉर्मोनल्स जो सिक्रीशंस हैं वो बूस्ट होने वाली हैं। दूसरी बात ये है आपकी मैकेनिकल लेवल पे भी कुछ चेंजेस दिखते हैं क्या एक्सरसाइज करने से? मतलब फिजिकली भी आपको कुछ चीज दिखती है क्या, चेंज होती है भी? आपने अभी एक्सरसाइज किया थोड़ी देर पहले मान लो, फिजिकली कोई चेंज दिखता है आपको ऑन द स्पॉट या उसके बाद भी? राइट, बॉडी पंप ये तो ऑन द स्पॉट आपको चेंज दिखता है। मसल पंप आप देखते हैं, इसको टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी। इसको वैसे क्या बोलते हैं हम टेक्निकली? ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी ये होती है वहां पे, क्योंकि आपने वो मैकेनिकल स्ट्रेस बॉडी को दिया है, वो मसल डैमेज प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से एक तो रिकवरी की वजह से आपके उस एरिया में रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए, तो आपका ब्लड फ्लो भी उस स्पेसिफिक एरिया पे ज्यादा है। आपके मस्कुलर से तो जो आप एक्टिविटीज करते हो तो आपका जो ब्लड का आप कह सकते हो पंप है या फिर आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होता है, और 70 to 85% आपके ब्लड जो है मसल्स में जा रहा है क्योंकि उसको अभी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत हैवी हैवी डेडलिफ्ट करते हुए लोग, जब बहुत हैवी डेडलिफ्ट बहुत हैवी स्क्वाट्स करते हैं तो लोग ऐसे ब्लैकआउट होकर दम नीचे गिर जाते हैं। नोटिस किया ये चीज? देखा होगा जरूर से, जब बहुत हैवी कर रहे होते हैं तो ब्लैकआउट आ जाता है एकदम से नीचे। वो ब्लैकआउट का रीजन भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। वो ब्लैकआउट क्यों आता है, वो फेंट क्यों हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम अगर बहुत ज्यादा हैवी कर रहे होते हैं? वो इसलिए ही होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो गया है ना। आपका जो बॉडी है उसका भी फर्स्ट लाइन फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही है। आपका ब्रेन क्या कहता है, सिंपली अगर मैं बताऊं तो कहता है कि भैया अब काम बहुत ज्यादा हो गया है, सबसे पहले नीचे वाला जो एक्टिविटी है उसको पहले ठीक करवा लो, क्योंकि आप जो डेडलिफ्ट कर रहे हो बहुत हैवी है, बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा हैवी वेट है। तो आपकी कैपेसिटी के जब वो ऊपर निकल जाता है तो आपके ब्रेन को वहां पे टेक ओवर करना पड़ता है, वो नीचे फ्लो को इंक्रीज करता है कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन को पहले बता दो, बढ़ा दो, इस काम को निकाल दो पहले, हम बाद में देख लेंगे। तो जब आपके ब्रेन से 14% तक से भी नीचे ऑक्सीजन लेवल आ गया ना, उससे भी नीचे अगर ऑक्सीजन चला गया तो कोलैप्स, फेंट, बेहोश, ब्लैकआउट, तो वो कंडीशन है। इट मीन्स कि बॉडी जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपके मस्कुलर सिस्टम में काफी ज्यादा फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का, तो उसकी वजह से भी एक तो मसल पंप आपको दिखता है जिसको ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी कह रहे हैं, और कुछ भी रीजन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब लॉन्ग टर्म में भी आपको हाइपरट्रॉफी दिखती है, कुछ समय बाद आपको मसल बिल्ड भी तो दिखते हैं ना। आपके मसल पहले से डेंस हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज में भी। एक तो शॉर्ट टर्म हाइपरट्रॉफी होगी जिसको हम ट्रांजिएंट कह रहे हैं, जो कि पंप है जो ऑन द स्पॉट हुआ, टेम्पररी गेन्स बोलते हैं जिसको, एक्सरसाइज किया उस समय पे पंप आया फिर घर गए फिर नॉर्मल हो गया।
वो ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी हुआ, उसके पीछे का रीजन देखा। अभी एक और होता है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, जिसको हम बोलते हैं जो असल में हमारी साइज गेन हुई है टाइम के साथ साथ, मसल साइज। वो क्यों हुई है? क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज किया, जब हमने वो डैमेज प्रोवाइड किया, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो टीयर्स आए हमारे मसल्स में, बहुत सारे डैमेज आए। और बहुत सारे डैमेज के साथ साथ जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमारी बॉडी का एक एनर्जी सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक सिस्टम, जो एनर्जी बना रहा था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे। अब इसे एक्सरसाइज करने को भी, करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। जब इस एक्सरसाइज करने के लिए जो एनर्जी सिस्टम काम कर रहा था, वो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम था बॉडी में। अब ये क्या करता है, बॉडी में यूज करता है ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी सिंथेसिस होती है। और एज अ बाई प्रोडक्ट, ऐसा एज अ मेटाबोलाइट्स, आपके बहुत सारी चीजें वहां से, मेटाबोलाइट्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे कि पीआई, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक लेवल्स, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस हो गए। ये क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं। ये आपके क्या है, मेटाबोलाइट्स, या इनको हम बोल देते हैं बाई प्रोडक्ट, जो एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी में रिलीज होने वाले हैं, ड्यूरिंग मसल्स में, आपके इवन ब्लड के अंदर मेटाबोलाइट्स का लेवल बढ़ जाता है। अब इस चीज के रिस्पॉन्स में, जो आपने वो डैमेज दिया है, इसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या करती है, उस एरिया में जो डैमेज्ड एरिया है मसल्स में, वहां पे अट्रैक्ट करती है फ्लूइड को। क्या करती है, अट्रैक्ट फ्लूइड को। जो अट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड है, उसके बढ़ने की वजह से ही तो आपका मसल बिल्ड होता है, उसी से तो हमारा मसल बल्क हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली जो हमारे मसल बिल्ड हो रहे हैं उसमें नो डाउट आपके मसल प्रोटीन इंक्रीज हो रहा है, बट साथ में आपका मसल में फ्लूइड भी बढ़ रहा है, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। वो भी एनहेंस हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो सौवात की एक बात ये हुई कि मैकेनिकल लेवल पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ हमें केमिकल लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। और वो हुआ कैसे? वो सबसे पहले उसका मेन रीजन था स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस दे दिया, चलो मान लिया, ये बात हो गया, आपके हार्मोन लेवल्स भी अपडेट हुए, मैकेनिकल लेवल पे भी ऐसी चीजें हुई, समझ में आ गई बात। इसके बाद प्रोटीन का क्या रिलेशन? अब जब इनके लेवल्स बढ़े तो ये ट्रिगर करेंगे आपके, अब मैंने बताया था ना, आपका वही इंफॉर्मेशन जो है, वो जो फीडबैक वाली वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बॉडी में जाएगी, और आपके जो मसल्स डीएनए है, वहां पे जो इंफॉर्मेशन है, वहां पे जो प्रोटीन्स की असेंबली बनी हुई है, वो इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होगी, वो इंफॉर्मेशन कैरी ओवर होगी किसके थ्रू, आपके मैसेंजर आरएनए के थ्रू। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाएगा। अब ये सारे सेल के अंदर फंक्शन बता रहा हूं मैं, कैसे सेल के अंदर ये बिल्डिंग होती है, कैसे मसल बिल्ड होता है, कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसको समझा रहा हूँ कि आपके सेल के अंदर ये क्या होगा। तो जो आपके डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, मसल्स डीएनए के पास जो प्रोटीन स्ट्रिंग्स असेंबल्स हैं उसके पास, उसके अकॉर्डिंगली आपके मैसेंजर आरएनए के थ्रू वो जो प्रोटीन स्ट्रिंग्स हैं वो ट्रेवल करेंगे। कहाँ पे जाएंगे आपके, ये जाएंगे आपके राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम क्या होता है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास ये इन्फॉर्मेशन जाने वाली है, और राइबोसोम क्या करेगा, यहाँ पे बना देगा प्रोटीन की असेंबली। क्या करेगा ये, प्रोटीन की असेंबली बना देगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन की असेंबली कैसे बनेगी, और ये प्रोटीन की असेंबली क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे अगर ये प्रोटीन की असेंबली बनाएगा, असेंबली का मतलब एक अरेंज्ड, एक अरेंजमेंट बनाएगा प्रोटीन्स की, जो चाहिए होगी बॉडी को मसल बिल्ड करने की। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनेगी असेंबली? जब कुछ आप फीड करोगे तभी तो बनेगी ना, आपके बॉडी में होने भी तो चाहिए अमीनो एसिड्स। वो कैसे आएंगे बॉडी में, जब आप किसी प्रोटीन को कंज्यूम करोगे।
जब फूड को खाओगे, प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करोगे। अब आपने प्रोटीन रिच फूड खाई, मान लो आप कंज्यूम कर रहे हो अच्छे अमाउंट में, तो आपके राइबोसोम्स ने असेंबली प्रिपेयर की, आपके अमीनो एसिड्स की असेंबली बनाई, और ये असेंबली आपकी बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यही प्रोटीन की जो असेंबली बनी हुई है, इसके थ्रू बनेगी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी और आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। मतलब इसको आप मान लो एक फोटोकॉपी की मशीन है एक तरीके से, बॉडी ने इसको अरेंज किया। ठीक है, जैसे आपको डेटा चाहिए, आपके पास वो डेटा है, आपने डाला स्कैनर में और आपने प्रिंट कर दिया। अब वो सेम चीज प्रिंट होते रहेगी, बार बार होगी ना ऐसी। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक असेंबली बनाई और इसको रेप्लिकेट, इसको बार बार वही सिंथेसिस आपका प्रोसेस होने वाला है और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स उससे मल्टीप्लाई होने वाली है, बढ़ने वाली है। ठीक है, फिर गोल्जी बॉडीज क्या करेंगे, इसको असेंबल करवा देंगे जहां पे भी आपको प्रोटीन चाहिए होगा। और इसी तरीके से आपका मसल बिल्ड होता है। आपके बेस प्रोटीन से ही प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हुआ आपका प्रोटीन का असेंबली, और एक हुआ स्ट्रेस, जिसको हम लेमन टर्म्स में या बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि यार एक्सरसाइज करो, फिर अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, मतलब फूड सही कंज्यूम करो। सिर्फ प्रोटीन नहीं, कार्ब्स एंड फैट भी हम कंसिडर करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे अब उसके बारे में भी समझेंगे बाद में। बट हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, प्रोटीन अच्छा दो, फिर रेस्ट ले लो, और आपकी मसल बिल्ड हो जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। है ना, लेमन लैंग्वेज में हम इस तरीके से कह देते हैं सिंपली, बट असल में ये प्रोसेस काम कर रहा है। तो भैया जितना जरूरी स्ट्रेस है, उतना ही जरूरी प्रोटीन इंटेक भी है। अगर मान लो आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लेते हो, बट आपकी बॉडी में प्रोटीन की असेंबली नहीं बनी है, मतलब आप वही बात हो गई है कि आप प्रिंट वाला बटन दबा रहे हो, बट आपके पास डेटा ही नहीं। ठीक है, एज इट इज ये काम ऑपोजिटली भी अगर आप समझो तब भी ऐसा ही होगा। मान लो आप बहुत ज्यादा प्रोटीन फीड कर रहे हो बॉडी में, बट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। अब जब आप डैमेज नहीं दोगे मसल्स को, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। जब आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने स्ट्रेस ही नहीं दिया, तो फिर रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगी, फायदा कैसे होगा, नहीं होगा। तो जितना जरूरी एक्सरसाइज है, उतना ही जरूरी इनटेक भी है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपने या हमने काफी बार सुना होगा, बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की, आप सिर्फ अपने डाइट को ठीक कर लो, उससे भी काम चल जाएगा। बट नहीं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा, तभी सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने को। हाँ, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे है एक्सरसाइज। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब वर्कआउट या डैमेज, एक्सरसाइज, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे आपकी बॉडी जो है ना इस प्रोसेस को शुरू करती है। अब ये मैंने जैसे आपको बताया, दोनों इंपॉर्टेंट बात हो गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि स्ट्रेस, प्रोटीन, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सरसाइज और प्रोटीन। अब ये बात ऐसी हो गई, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रोटीन इंटेक हमारा ठीक नहीं, तो बात देखो कैसी हो गई। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी जमीन है, हम यहाँ पे बिल्डिंग तैयार करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग जगह के ले लिए जो भी जरूरी हैं। अपने हमने आर्किटेक्चर बुला लिया, हमने लेबरर्स या जो भी वहाँ पे वर्कर्स थे उन सबको बुला लिया, सबको बुला लिया हमने, सब कुछ रेडी है, बट अल्टीमेटली हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। ये बात वैसी हो गई, रॉ मटेरियल ही नहीं है अपने पास, मतलब वो ब्रिक्स, वो सीमेंट, वो सैंड, रेता वगैरह कुछ नहीं है। अब वो सारे एक्सपर्ट एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। ये काम ऐसा ही हो गया है। अगर हमने एक्सरसाइज किया बट इनटेक हमारा अच्छा नहीं, एज इट इज काम है।
कि बिल्डिंग ब्लॉक्स तो प्रोटीन ही है, उसी के थ्रू बिल्ड होने वाला है। ठीक है। और अगर इसका उल्टा होता है, मतलब हम प्रोटीन टेक कर रहे हैं बट हम एक्सरसाइज वगैरह उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये उल्टा काम होगा। मतलब आपने सारे रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, बट आपके पास वो सिंथेसिस के लिए, वो बनाने के लिए वो एक्सपर्ट्स नहीं। ठीक है। तो इसलिए दोनों ही चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ऐसा कोई 50-40 कुछ नहीं होता। दोनों चीजें सही होंगी तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम इसको अलग परसेंटेज दे देते हैं अपने हिसाब से कि 90% इन न्यूट्रिशन, 10% ट्रेनिंग, 50% न्यूट्रिशन, 50%, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे आपकी बॉडी क्या करती है, मसल बिल्डिंग करती है, रिकवरी करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन आपके मसल्स के लिए, आपकी पूरी बॉडी हेल्थ के लिए। बाकी ये बात तो मैंने बताया था कि हमारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है जो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन, आपका हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में, हार्मोनल प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की तो हमने भी बात कर ही ली थी। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है, आपके अमीनो एसिड्स। ठीक है। अब ये अमीनो एसिड्स को समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में ना, बॉडी में क्या, हमारे फूड के अंदर बहुत तरह के अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं। असेंशियल अमीनो एसिड, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल 9, जिसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वालिन, थ्रियोनाइन, मिथानिन, ट्रिप्टोफैन, ऐसे 9 अमीनो एसिड है। ऐसे ही कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं टोटल 2, जिसमें ग्लूटामिन आता है, अर्जिनिन आता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं टोटल 9। तो टोटल 20 अमीनो एसिड्स हम समझते हैं। ठीक है। इन्हीं को मिलके आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है जो हम कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है। प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स बन रहा है, अमीनो एसिड्स की असेंबली से प्रोटीन बनता है। राइट। अब यहाँ पे देखो, ये रहे आपके सीई डबल एज, एनई डबल एज और ई डबल एज। असेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, एसेंशियल मीन्स जो जरूरी है। ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। ठीक है। नॉट एबल टू सिंथेसाइज, खुद से नहीं बना सकती है इसको हमारी बॉडी। तो फिर क्या होगा, हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा फूड से, हमें खाने से लेना पड़ेगा इसको। अब बाकी जो अमीनो एसिड हैं, चाहे वो सीई डबल ही क्यों ना हो, ये सब हमारी बॉडी खुद बनाती है। इन सबको बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, खुद बना सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो अपने लिए क्या है, ई डबल एज है, क्योंकि ये अपने को फूड सोर्सेज से चाहिए। हालांकि जब आप फूड कंज्यूम करोगे तो उसके अंदर आपके सी डब्ल्यू और एन डब्ल्यू भी मिल जाते हैं। ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ई डबल एस, जो आपके 9 अमीनो एसिड दिख रहे हैं, आइसोल्यूसिन, वालिन, थ्रियोनिन वगैरह, ये सब। और ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, बट ये अपनी बॉडी बना लेती है, सिंपल। अब इनके स्पेसिफिक टास्क अगर हम देखें तो वो भी आप देख सकते हैं, इनके भी अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे ल्यूसीन की अगर हम बात करें तो ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस का प्रिकर्सर है। मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, मैंने बताया था कि आपके प्रोटीन की असेंबली बनती है, आपके अमीनो एसिड असेंबल होते हैं, जिसको राइबोसोम असेंबल करता है, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम जो होता है वो आपके ल्यूसीन का ही है। ओके। उसके बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस में तो हेल्प करता ही है, साथ में आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और रिकवरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ल्यूसीन के मेन एक्शन है। आइसोल्यूसिन और वैलिन जो होते हैं, ये तीनों, वैसे बीसीडब्ल्यू के अंदर भी हम पढ़ते हैं, ब्रांच इन अमीनो एसिड के अंदर ये तीनों अमीनो एसिड आते हैं। बट आइसोल्यूसिन और वैलिन के भी स्पेसिफिक टास्क क्या है, कि आपके, एक तो लीन टिश्यू को गेन करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंडली, आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड हेल्थ है उसको सही रखने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
थ्रियोनाइन की अगर बात करें तो आपके कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये आपकी बॉडी में कोलेजन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। कोलेजन का जो ब्रेकडाउन है उसको ये प्रिवेंट करेगा, उसको टूटने से रोकेगा, जिससे कि हमारा कोलेजन फंक्शन है वो बेटर रहेगा, बॉडी हेल्थ सही रहेगी। इसमें थ्रियोनाइन मदद करता है। साथ में प्रोटीन सिंथेसिस में तो सभी मदद करेंगे, क्योंकि इन सब का की मदद से ही प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। मिथ्योनिन जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम में आता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको भी निकालने के लिए काम में आएगा। साथ में आपकी बॉडी में जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स स्पेशली आपका जिंक एंड सेलेनियम, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए काफी जरूरी हो जाता है आपका मिथ्योनिन। उसके बाद आता है आपका लाइसीन। लाइसीन आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, और साथ में आपके रिकवरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलेनिन की अगर बात करें, ये आपकी बॉडी में टायरोसिन को बनाता है, क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको इसकी फॉर्मेशन करेगा। और टायरोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे हॉर्मोन्स के लिए, उनकी प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली डोपामिन हो गया, T3 एंड T4 हो गया, जिसको हम थायराइड हॉर्मोन्स कहते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हो गए, जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन है या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, इनकी प्रोडक्शन के लिए टायरोसिन रिस्पॉन्सिबल है। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है फिनाइल एलेनिन आपके लिवर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हुआ बॉडी का, आपके हार्मोनल प्रोडक्शंस को बैलेंस करने का। उसके बाद आता है आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है? ये आपकी बॉडी में स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, और साथ में आपके नाइट्रोजन को बैलेंस करता है बॉडी में। देन हिस्टिडाइन आता है। हिस्टिडाइन आपकी बॉडी में जरूरी है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्थ के लिए और ब्रेन हेल्थ के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? ये आपके माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करता है और आपके न्यूरल फंक्शन को सही रखता है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं ये बहुत जरूरी हैं बॉडी के लिए, इनके थ्रू ही बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने को EWS चाहिए, अपने को असेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, अब प्रोटीन्स के अंदर हम बात करें तो हमारे पास हमने कंज्यूम करना है डाइटरी प्रोटीन, है ना, जो हमें फूड से मिलने वाला है। अब डाइटरी प्रोटीन में भी हम दो अलग डिवीजन बना लेते हैं। एक को हम कह देते हैं कंप्लीट प्रोटीन, और एक को हम क्या कह देते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन में कौन से प्रोटीन्स आते हैं? जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं। ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिसके अंदर हमें मिलते हैं फूड के अंदर, उसको हम कंप्लीट कहते हैं। जिसके अंदर मिसिंग अमीनो एसिड होते हैं उसको हम कह देते हैं इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कंप्लीट सोर्स में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं एक ही फूड के अंदर? बताओ। वे तो चलो सप्लीमेंट हो गया। ठीक है, एनिमल सोर्स आपने सबने बता दिया, चिकन वगैरह को अलग से तो नहीं लिखते, हम सीधा ही लिख देता हूँ मैं एनिमल सोर्स। ठीक है, चाहे वो चिकन हो, मीट हो, फिश हो, इन सब के अंदर आपके कंप्लीट मिलेगा।
एग एक कंप्लीट सोर्स है, बिल्कुल। डेयरी एक कंप्लीट सोर्स है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एग भी कंप्लीट हो गया। और एप्पल नहीं। ठीक है, एप्पल नहीं। एनिमल, डेयरी, एग, अमरनाथ, ठीक है, केनवा, ठीक है, ये सब आपके कंप्लीट सोर्सेस हैं। सोयाबीन को भी कंप्लीट कहा गया है, बात ठीक है। सोए को भी कंप्लीट कहा गया है, बट इसके अंदर आपकी मिथ्योनिन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, मिथ्योनिन का लेवल बहुत कम होता है, इसलिए इसको कुछ बुक्स के अंदर इनकम्प्लीट सोर्स माना जाता है, कुछ के अंदर इसको कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हुए, जिसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलने वाले हैं एक ही सोर्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर यही कंप्लीट सोर्स है तो क्या इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो इनकम्प्लीट हो जाती हैं? बिल्कुल हाँ, वो इनकम्प्लीट हो जाती हैं अगर इंडिविजुअली अगर आप देखोगे। चाहे ओट्स हो, चाहे दलिया हो, चाहे चपाती हो, चाहे राइस हो, चाहे दालें हो, मूंग दाल, चने की दाल, राजमा की दाल, कोई भी दाल, ठीक है, वो सब इनकम्प्लीट सोर्स है। बट एक चीज आप देखें कि हम जब भी ऐसी चीजें खाते हैं, हम बहुत रेयर ही होगा कि किसी चीज को इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब अकेला खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम अकेले चावल को खा रहे हैं, राइस अकेले खा रहे हैं, बहुत रेयर होगा। हम राइस को किसके साथ खाते हैं? हम किसी दाल के साथ मिला के खाते हैं। मान लो राइस और राजमा कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर राइस और चिकपीस कंज्यूम कर रहे हैं, या राइस के साथ कोई और दाल खा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे अमीनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट कर देता है। इंडियन मील्स के अंदर अगर हम बात करें, जो हम खाना खाते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, हम मिक्स करके खाते हैं। हमारी जो थाली होती है उसमें सिर्फ एक चीज नहीं होती, जो कि हमारे फूड को बेटर बनाता है हेल्थ वाइज भी, और हमारे अमीनो एसिड प्रोफाइल को भी बेटर करता है। क्यों हमारे हेल्थ वाइज अच्छा है ये? क्योंकि ये एक तो हमारे ग्लाइसेमिक लोड को फुलफिल कर देता है, वो भी मैं समझाऊंगा कार्ब्स वाले चैप्टर के अंदर। दूसरा, कि हमारा देखो इसमें फाइबर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। राइस में फाइबर बहुत कम है, बट दाल में फाइबर काफी अच्छा है, उसकी वजह से कंप्लीशन ऑफ फाइबर भी हो गया, कंप्लीशन ऑफ अमीनो एसिड भी हो गए, और क्योंकि मिक्स करके कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग चीजों से आने वाले हैं वो भी मिलने वाले हैं इसके अंदर। अगर इसकी जगह हम मान लो ब्रेड खा रहे होते अकेले, तो क्या वो ज्यादा हेल्दी होता हमारे लिए? हालांकि वो भी एक कार्ब्स का सोर्स है, बट अगर हम ये चपाती के साथ चपाती के साथ वो दाल, वो सब्जी ले रहे हैं, या राइस और दाल खा रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर देता है प्रोटीन के सोर्स को। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मिक्स करने पर आपका जो प्रोटीन है वो कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या है, सोयाबीन कंप्लीट क्यों नहीं? भाई सोयाबीन कंप्लीट नहीं है, उसमें आपके मिथ्योनिन की कंसंट्रेशन कम होती है। सोयाबीन के अंदर क्या है, लेस इन मिथ्योनिन है वो, नहीं होता है उसमें मिथ्योनिन, बायोलॉजिकली बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमने ये समझी, जो मिक्सचर है प्रोटीन अमीनो एसिड का वो एक कंप्लीट कर देता है प्रोटीन को। दूसरी बात हमने समझी कि एनिमल सोर्स यहाँ पे प्रोटीन के प्राइमरी सोर्स होंगे।
अब हमें ये याद रखना है कि हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो पूरा होना चाहिए, और इसके अंदर चाहे हमारे प्राइमरी भी आए, प्राइमरी सोर्स आए, चाहे सेकेंडरी सोर्स आए, दोनों चीजों से हमें पूरा करना है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चिकन मीट ही खाना है, क्योंकि वो कंप्लीट सोर्स है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप बाकी भी कंप्लीट सोर्स कंज्यूम कर रहे हो, और आप अगर मिक्स करके भी कंप्लीट सोर्स कर रहे हो, तो वो भी आपकी बॉडी में इक्वली बेनिफिट देने वाला है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारे मेजर सोर्स जो होंगे वो प्राइमरी होने चाहिए। मतलब हमारा ट्राई हमें ये करना है कि अपने पास प्राइमरी सोर्सेज भी हों और सेकेंडरी सोर्सेज भी हों, ताकि हमारा प्रोटीन जो है वो इजीली फुलफिल हो जाए, इजीली पूरा हो जाए। ठीक है, ये हम ध्यान रखना है हमें। दूसरी बात, ये तो चलो हमने प्रोटीन सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया कि डाइटरी प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या है। अब काफी सारे लोग ये समझते हैं कि सर रिकमेंडेशन क्या होगी इसकी, कितना प्रोटीन खाना है। वैसे अगर रिकमेंडेशन बताऊं तो ऐसी कोई जनरलाइज्ड इक्वेशन नहीं है जो हमें सिर्फ एज के अकॉर्डिंगली बता दे ये सारी चीजें, बट फिर भी हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन तैयार करते हैं। हम अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस में अलग अलग इनटेक को समझते हैं। इन्फेंसी पीरियड में हम मानते हैं 1.4 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट मतलब जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से 1.4 ग्राम्स लेना है पर केजी बॉडी वेट। ग्रोइंग चाइल्ड मतलब अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, उसके बाद आपका अडल्टहुड, यहाँ पे हम 0.8 ग्राम से लेके 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पे चले जाते हैं। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है 0.8 में और 3 ग्राम्स में। क्योंकि अगर हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो हमें 2.5 2.8 इवन 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट भी लेना पड़ सकता है, बट अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम 0.8 से भी काम चला सकते हैं। जैसे मान लो कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल है किसी का, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, तो आइडियली जितना उसका बॉडी वेट है अगर उतना भी प्रोवाइड करेंगे इनफ है। अब कोई एथलेटिक फिजिक चाहता है, उसका एक्टिविटी काफी ज्यादा है, ब्रेकडाउन काफी ज्यादा है, उस कंडीशन में हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी रिकवरी भी प्रमोट करनी है, मसल बिल्ड भी करना है, मसल मास को प्रिजर्व भी रखना है, बचाना भी है मसल को। तो वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक हमारा होगा। तो वहां पे ज्यादा जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए मैंने 0.8 से लेके 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखा है। उसके बाद आते हैं सीनियर सिटीजन्स। इनके लिए काफी ज्यादा हमें ध्यान रखना है, काफी सारे लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं, बट इनको भी 1.4 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए, है ना। इनके लिए काफी बार हम क्या करते हैं, इन्हें हमें लगता है कि यार इनको क्या ही जरूरत है, अभी तो एज ज्यादा होगी, बट इनको ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो डिजेनरेटिव स्टेजेस में चले जा रहे हैं, वो और ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, उनका मसल मास और ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, उनको तो एक और नेगेटिव कंडीशन में है वो, क्योंकि वहां पे हार्मोनल प्रोडक्ट जो आपका हार्मोनल प्रोडक्शन है वो भी डाउनफॉल में जा रहा है। यहाँ तो ज्यादा जरूरत है रिकवरी के लिए। अगर हमें अपने जॉइंट हेल्थ, बॉडीली हेल्थ, मसल हेल्थ को सही रखना है, तो इन लोगों को भी इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत है बॉडी वेट की। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको एक जनरल रिकमेंडेशन मान लेते हैं, हालांकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ये वेरी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जितने भी सोर्सेस हमने देखे और ये जो बातें हमने करी, एक और क्वेश्चन समझ में आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इसको कंज्यूम करने से हमें कोई डिसऑर्डर हो सकता है। चलो ना करने से तो हमने समझा कि इसकी डेफिशिएंसी होगी और वो प्रॉब्लम है,
वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, मसल मास ड्रॉप हो जाएगा, डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बट अगर इसको ओवर कंज्यूम कर लिया, ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या प्रोटीन खाने से कोई प्रॉब्लम है? सीनियर सिटीजन एज क्या एवरेज होगी? क्या एज एवरेज होगी? 58 प्लस ना, 58 प्लस। हाँ, 1 kg ऑफ बॉडी वेट का मतलब हो जाएगा, 1 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट बोला है मैंने, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट का मतलब हो जाएगा कि पर केजी पे आपको 1 ग्राम देना है, मतलब 60 किलो का हुआ तो 60 ग्राम हो गया। ठीक है। लॉस हेयर डीएचए लेवल, यार देखो, लॉ जो हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस के साथ इसको रिलेट करना चाह रहे हो क्या आप, प्रोटीन इनटेक को? हेयर लॉस के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल रीजन, सिर्फ एक रीजन नहीं होता। उनमें से एक रीजन होता है डीएचटी लेवल, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपके जो टेस्टोस्टेरोन है ना, वो आपका सिंपली अगर हम बॉडी में देखें तो वो 1 to 3% ही अवेलेबल हो पाता है बॉडी के लिए, जो बायोलॉजिकली एक्टिव है बॉडी के लिए, जो टेस्टोस्टेरोन है। बाकी जो होता है वो बाइंडेड फॉर्म में होता है एसएचबीजी में, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी बॉडी में डीएचटी लेवल, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये आपके स्कैल्प में आपके जो हेयर्स होते हैं उसको थिन आउट करते हैं, पतला करते हैं आपके फॉलिकल्स को, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस इंक्रीज हो जाता है और बार्डनेस जैसी कंडीशन बन सकती है। ये वन ऑफ द रीजन है, अकेला यही रीजन नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये एक रीजन हो सकता है हेयर लॉस का, बट ये इकलौता रीजन नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस का ये रीजन बहुत रेयर होता है। ठीक है, और प्रोटीन से रिलेशन तो इसका ऑब्वियसली नहीं है। वीगन डाइट में तो सभी प्रोटीन सोर्स इनकम्प्लीट, सो हाउ दे कैन बिल्ड मसल? वीगन सोर्स में सभी इनकम्प्लीट हैं। कैसे इनकम्प्लीट है? अमरनाथ ले सकते हो आप, आपके पास फोर्टिफाइड चीजें हैं, आपके पास जो मिल्क है ना, आमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, मिक्सचर ऑफ नट्स मिल्क, है ना, वो मिल्क है आपके पास, मिक्सचर ऑफ आमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स, इनका जो हमारा मिल्क बनने वाला है, वो लो ले सकते हो। दालों को मिक्स करना पड़ेगा, है ना, अभी हमने बात करी राइस को, दाल को मिक्स कर लिया तो वो प्रोटीन बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका केनुआ है, वो प्रोटीन सोर्स है, वो आपका कंप्लीट प्रोटीन है। उसके बाद सत्तू ले लो, वो कंप्लीट सोर्स बन जाएगा। ये सब कंप्लीट सोर्स है। ठीक है। उसके बाद आप अगर नहीं पूरा होता तो कोई सप्लीमेंट लो। ठीक है, एनिमल भी, सॉरी, प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट लो। ओके। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा उससे, कौन कहता है? अरे भाई, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल, डीएचटी लेवल एक्सरसाइज से थोड़ी इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप जितना मसल डैमेज बॉडी को दे रहे हो, बॉडी उस हिसाब से हार्मोनल प्रोडक्शन करती है। और वो जो हार्मोनल प्रोडक्शन है ना, वो बॉडी में किसके थ्रू रेगुलेट होता है? अभी मैंने बताया, आपके पीएफएम और एस एनएफएम के थ्रू।
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एट पार होने वाला है आपकी बॉडी में, ऐसा नहीं कि वो 2000 mg पर डेसीलीटर के अराउंड अराउंड रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितनी आपकी बॉडी की लिमिट्स हैं, अगर वो लिमिट यहां तक आपकी बॉडी बना रही थी, ये आपका मान लो मिनिमम लिमिट है, ये आपका मैक्सिमम लिमिट है, तो आपकी बॉडी इस मैक्सिमम लिमिट तक रीच आउट कर सकती है नेचुरली, ये बताया है। ऐसा थोड़ी है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वो आर्नोल्ड जैसा इफेक्ट आ जाएगा, वो बॉडी बिल्डर जैसा इफेक्ट आ जाएगा। वो तो बाहर से इंजेक्ट करते हैं, तभी उनके डीएसटी लेवल इंक्रीज होते हैं। हमारी बॉडी नेचुरली थोड़ी इतना प्रोड्यूस कर सकती है, नेचुरली नहीं बना सकती है, वो इससे ऊपर जा ही नहीं सकती है वो। क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगी तो बॉडी में क्या होगा, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा। जैसे कि जो लोग बाहर से लेते हैं, जो एथलीट्स बॉडी बिल्डर्स बाहर से लेते हैं, वो तो 2000 mgs के हिसाब से ले लेते हैं, मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन, जबकि हमारी बॉडी 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक बनाती है। वो लोग बाहर से 2-2000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ले लेते हैं इंजेक्टेबल। अब जब बाहर से ले रहे हैं, उनके ब्लड में जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, जो एक्सट्रेनियस टेस्टोस्टेरोन है, बाहर से ब्लड में डाल दिया ना उन्होंने, इंट्रामस्कुलरली ले रहे हैं, अब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बाहर से आ रहा है, तो फिर बॉडी का खुद का फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा। क्योंकि बॉडी पहले जो खुद नेचुरली बना रही थी, वो एक फीडबैक के थ्रू काम हो रहा था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा था, और उसके हिसाब से आप काम कर रहे थे। जैसे कि हमारी बॉडी में नेचुरली काम करता है, हमारी बॉडी में रिलीज हुआ, उसके बाद हमारा नॉर्मल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो मेंटेन हो गया, क्योंकि ऊपर से हमारा जो प्रोडक्शन था वो लिमिट हो गया। बट जब बॉडी में बाहर से लिया जाएगा इंजेक्टेबली, तो हमारे ब्लड के अंदर तो हमेशा टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में पड़ा होगा, तो क्या हमारी बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन करेगी? तो उस कंडीशन में डीएचटी लेवल के बढ़ने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली थोड़ी डीएचटी लेवल, एक्सरसाइज से थोड़ी डीएचटी लेवल बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया तो सही, 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। फीमेल में 7 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। इतना बॉडी बनाती है फीमेल में भी, और इतना मेल में बनाती है, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन होता है मेल में, है ना? तभी उनके अंदर वो एंड्रोजेनिक इफेक्ट आते हैं, बॉडीली हेयर्स, फेशियल हेयर्स, एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो मेल में ज्यादा है, इसलिए है वो। ठीक है, और अगर मेल में ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आ जाए, देखो ये दोनों चीज पॉसिबिलिटीज हैं। जो ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर जो सेक्स चेंज कराते हैं, उसके लिए भी हार्मोनल इंजेक्शंस, हार्मोनल एक्सट्रेनियस हार्मोन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ताकि उन फंक्शनिंग को लेके आया जा सके बॉडी के अंदर। वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, नॉर्मली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ केसेस में। कुछ फीमेल्स में आपने देखा होगा और कुछ मेल्स में भी देखा होगा, मेल्स में ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आते हैं बॉडी में, फीमेल में भी आ सकते हैं एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ये नेचुरली भी पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर मेल में ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आएंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? गाइनोकोमास्टिया, और वाटर टेंशन ज्यादा होना, बॉडी में फैट मास ज्यादा होना, आवाज का गाढ़ापन, वॉइस पिच, ये सारे इफेक्ट हैं ईस्ट्रोजन के, अगर ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आएंगे बॉडी में। ऐसे ही फीमेल में अगर एंड्रोजेनिक इफेक्ट आने शुरू हो गए, तो फीमेल में मेल जैसे इफेक्ट, मैस्कुलिन इफेक्ट, फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडीली हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, नॉर्मली तो होती है बट उनकी बहुत ज्यादा होने शुरू हो गई। इट मीन्स एंड्रोजेनिक इफेक्ट बॉडी में ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है दूसरे हार्मोन का भी।
ओके। फारूक, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको 10 बार देखना है दिन में, ठीक है? दिन में इसको 10 बार देखना है, तब समझ में आएगा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे ना तो लर्निंग ज्यादा बेटर हो जाती है। एक्सरसाइज करने जाते हो, एक दिन में समझ में आती है क्या एक्सरसाइज? पहले दिन जाके सारा बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट सब सीख गए थे? नहीं सीखे थे, तो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, रेगुलर करी एक्सरसाइज, फिर आप लर्न कर लिए। ऐसे ही आपको इसको वापस से देखना है बार बार, तो आप इसको समझ जाओगे, इसीलिए तो रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, चीजें समझ आ जाएंगी। चलो अब देखो क्या है नेक्स्ट। सोए से गाइनो होगा, सोए सोए से गाइनो नहीं होता, बाकी सोए को हम इंडिविजुअली समझेंगे। सोए का जो चैप्टर आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो, सत्तू के अंदर ना मिक्सचर होता है, तो इसलिए वो मिक्सचर जो है वो अलग अलग जगह से लिया गया है, इसीलिए वो कंप्लीट है। इंडिविजुअली कोई प्रोटीन वो सोर्स पूरा नहीं होता, वो मिक्सचर है मल्टीपल उसका। चलो, इतनी सी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका आता है यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपने इवन सुना भी होगा डॉक्टर से भी। डॉक्टर्स खुद ये कहेंगे कि आप प्रोटीन इंटेक कम कर दो, चिकन मीट वगैरह मत खाओ। और स्पेशली लिवर डिसऑर्डर के अंदर भी ये चीज हमें कही जाती है, एंड किडनी डिसऑर्डर के अंदर भी ये चीज हमें कही जाती है। ध्यान से समझना, जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो डिक्टेट भी कर रहा हूँ, तो आप लिख लेना, यूरिक एसिड लिखा है, लिवर डिसऑर्डर एंड किडनी डिसऑर्डर, ठीक है? तो ये जो डिसऑर्डर्स यहाँ पे मेंशन मैंने किए, इनमें स्पेशली प्रोटीन का रिलेशन बहुत ज्यादा बताया गया है। और इवन आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो टेस्ट जो वो देखेंगे, वो बोलेंगे कि अच्छा आपके लिवर प्रोफाइल गड़बड़ी है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आपके क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़ गए हैं, तो वो आपको बोलेंगे प्रोटीन इंटेक कम कर। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार प्रोटीन इंटेक कम कर दो मतलब, वो हम कोरिलेशन बनाते हैं कि प्रोटीन इंटेक कम कर दो का मतलब प्रोटीन इंटेक करने से वो प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, हमें ये लगता है काफी बार। ऐसा ही यूरिक एसिड के अंदर भी होता है, जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है कि ऐसे ऐसी चीजें कम खाओ, आपको ज्यादा मीट चिकन वगैरह चीजें नहीं खानी है, रेड मीट नहीं खाना है, आपको अल्कोहल या वाइन कंज्यूम नहीं करनी है। तो हमें ऐसा ज्यादातर लगता है कि प्रोटीन इंटेक खाने से प्रोटीन इंटेक हमारा ज्यादा है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, खुद से कोरिलेशन बना लेते हैं, खुद से ये स्टडी कर लेते हैं कि प्रॉब्लम इसकी वजह से ज्यादा है, बट उसके पीछे का रियल रीजन बताता हूँ। जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आपका लिवर प्रोफाइल में गड़बड़ी आई मान लो, ठीक है, लिवर प्रोफाइल प्रोफाइल मतलब एसजीओटी एसजीपीटी लेवल बढ़ गए आपके, जो आपके एंजाइमेटिक लेवल्स हैं वो बढ़ गए। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकता है। प्राइमरी रीजन हो सकता है कि यार आपने कोई 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 ड्रग्स आप बहुत पहले से ले रहे हैं। अब ड्रग्स में मैं मेडिसिन भी कह रहा हूँ, याद रखना। कोई आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, एक्ट्रोवास ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से बहुत कॉमन यूज होती है, उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट है आपके एज आपके जो लिवर प्रोफाइल है उसमें गड़बड़ी आ सकती है। चलो ये हो सकता है। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप अल्कोहल एब्यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो रेगुलर बेसिस पे, वो एक रीजन हो सकता है। हो सकता है कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, हेपेटाइटिस का कंडीशन बन गया है, वो हो सकता है। हो सकता है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स का यूज किया है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए। कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया
जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। अब जब ये सारे रीजन की वजह से मान लो मेरा प्रोफाइल गड़बड़ी में आ गया, अब मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार आप प्रोटीन इंटेक कम कर दो, और साथ में मुझे ये भी कहा कि भाई ये चिकन वगैरह ऐसे हाई ऑयली चीजें बंद कर दो, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रोटीन इंटेक से शायद ये प्रॉब्लम बढ़ा था मेरा। बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो ध्यान से समझना। हमारा जो लिवर है ना, ये बहुत पावरफुल है। लिवर जो है वो बहुत पावरफुल ऑर्गन है। अगर वो 5% भी वर्किंग के अंदर है ना, तो भी वो बॉडी के सारे फंक्शन कर सकता है जितने भी वो करता है, चाहे वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो, बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो। स्पेशली आपके प्रोटीन्स फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है? लिवर करवाता है। तो अगर लिवर हमारा ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर है, ऑलरेडी वो खराब है, प्रॉब्लम है उसमें अभी, तो क्या आप उसका काम बढ़ाना चाहोगे? या आप बोलोगे कि नहीं, अभी वो रिकवरी स्टेट के अंदर है, अभी हम इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं? देखो दो बातें हैं यहाँ पे। लिवर के सारे काम है, लिवर मेटाबॉलिज्म भी करा रहा है, लिवर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, एंजाइमेटिक फॉर्मेशन, बहुत सारे एंजाइम्स बना रहा है, बहुत सारे काम है उसमें। तो अगर आपका लिवर किसी भी वजह से स्ट्रेस में है, तो आप क्या उसके कामों को और ज्यादा बढ़ा दोगे? जैसे मान लो मुझे बुखार आया है, फीवर में हूँ बहुत ज्यादा, तो क्या मैं अपने वर्कलोड को बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा ताकि रिकवरी मेरी फास्ट हो जाए? ऑब्वियसली कम कर दूंगा। मेरे कार में प्रॉब्लम चल रही है, व्हील्स में कोई प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है कार का, क्या मैं ये एम करूंगा कि नहीं आज इसी कार से मैं 1000 किलोमीटर कवर करूंगा? या मैं सोचूंगा कि यार पहले रिकवरी होने दो, पहले इसको ठीक करवा लेता हूँ फिर चला लूंगा? ऐसा नहीं कि लिवर मेटाबॉलिज्म, ऐसा नहीं कि वो प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, वो उसका मेन एक्शन है, वो कर सकता है। बट उस समय के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि अभी के लिए आप एक्सेसिव स्ट्रेस बंद कर दो, क्योंकि अभी उसका रिकवरी टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है। और समझ में आ गई? ये बात वही होगी, मान लो मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हो गया है ह्यूमरस बोन पे, और मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं मेरे को तो बॉलिंग करानी है, ये बात ये होगी। ऐसा नहीं कि मैं बॉलिंग नहीं करा सकता, बट अभी फ्रैक्चर है, पहले ये ठीक हो जाएगा उसके बाद जाके मैं एक्टिविटीज कर सकता हूँ। एज इट इज काम यहाँ पे भी है। तो इसीलिए प्रोटीन का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ। बट हाँ, अगर उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो वहां पे आप हाई प्रोटीन इंटेक नहीं लेते हो, इवन हाई फैट इंटेक भी नहीं करोगे, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को भी ट्रीट करना चाहते हो। जब उस प्रॉब्लम को आप ट्रीट करना चाहते हो, तो आप उस समय पे उसको एक्सेसिव लोड नहीं दोगे। समझ गए? जैसे कि मान लो मेरे फोन में 1 GB रैम है, तो मैं बहुत हैवी, अगर मुझे नॉर्मल उसकी वर्किंग करनी है, नॉर्मल उसे चलाना है, तो मैं बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं डालूंगा ना उसमें, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज वाले चीजें नहीं डाउनलोड करूंगा, क्योंकि भैया मेरे को नॉर्मल काम चलाना है, उसकी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना है मुझे। एज इट इज यहाँ पे भी काम हो रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम यूरिक एसिड के अंदर भी ये चीज को रिलेट करते हैं, उस समय पे भी हमें काफी सारे प्रोटीन रिच फूड को, स्पेशली एनिमल सोर्सेज को बंद करने के लिए कहा जाता है। अब वहां पे क्या रीजन है? देखो यूरिक एसिड का बढ़ने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन होता है प्यूरिन्स का। क्या होता है रीजन? प्यूरिन्स। अब ये प्यूरिन्स क्या होते हैं? ये टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। क्या है ये? एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। ये हमारे फूड सोर्सेज से भी हमें मिलते हैं, स्पेशली एनिमल सोर्सेज से, और जो बड़ी बड़ी दालें हैं उनसे भी मिलता है प्योरीन हमें। वाइन से हमें मिलता है प्योरीन। उसके बाद हमें रेड मीट से बहुत अच्छा अमाउंट में मिलता है। तो ऐसी चीजों में प्योरीन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्योरीन्स बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, हमारी बॉडी खुद भी बनाती है प्योरीन्स। बट जब हमारी बॉडी कैपेबल नहीं होती प्रोटीन को, स्पेशली प्यूरिन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए,
तो होता क्या है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, इसको ब्रेक डाउन सही तरीके से नहीं कर पा रही है वो, तो ये हमारे ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, क्योंकि ब्रेक डाउन तो हुआ नहीं, एलिमिनेट नहीं हुआ बॉडी में। तो ये क्या करता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ये बना देता है वहां पे सिस्ट। इसलिए हमें जॉइंट से रिलेटेड कंडीशन होती है, यूरिक एसिड के बढ़ने पे हमें जॉइंट पे दर्द होता है काफी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन जो है वो प्यूरिन्स है। अगर आप प्यूरिन्स ज्यादा खाओगे तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अब वो मैंने बताया कौन कौन से फूड में होता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसी चीजें कम खाओ, क्योंकि आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं, जो पूरी दुनिया की जो जनता है, सारी पॉपुलेशन है, उस पर ये बात एप्लीकेबल हो जाती है। ये सिलेक्टेडली आप पे एप्लीकेबल होती है बात। ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद ऐसे ही आपका होता है स्टोन में। अब स्टोन में भी काफी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे किडनी स्टोन है, क्या मैं एक्सेस प्रोटीन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा गोल तो मसल बिल्डिंग है, मैं क्या 300 ग्राम प्रोटीन ले लूँ। तो मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना होता है। हेल्थ के बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। बात समझ में आ गई? कभी भी हमें सबसे पहला एम हमारा क्या होता है, हमारी हेल्थ। उसके बाद हम परफॉर्मेंस की सोचते हैं। अब जब हमें परफॉर्मेंस देनी है, अगर हमें 42.195 किलोमीटर करना है, या हमें मसल बिल्ड करनी है बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली वहां पे रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होगी एक नॉर्मल इंसान से, है ना। तो मुझे ज्यादा भी कंज्यूम करना पड़ेगा। बट अगर मेरी हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे मुझे किडनी में डिसऑर्डर हो, चाहे मुझे लिवर में कोई डिसऑर्डर हो, तो क्या मैं कभी ये एम कर सकता हूं कि मुझे परफॉर्मेंस वाले जो डाइट प्लान है वो लेना है, या मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल के ऊपर काम करना है? अभी के लिए नहीं। सबसे पहला मोटिव है आपकी हेल्थ को ठीक करना। इसीलिए आप बॉडी पे एक्सेसिव स्ट्रेस वैसे ही नहीं देने वाले हो। बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दो, आप एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं दोगे अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है ऑलरेडी, है ना। तो वो चाहे आपका हाई प्रोटीन इंटेक हो, चाहे आपका हाई फैट इंटेक हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप किसी कॉम्प्लिकेशन के अंदर हो, प्रॉब्लम के अंदर हो, तो आपको एक्सेसिव इंटेक नहीं करना है। इवन आपको ऐसे सप्लीमेंट से भी दूर रहना है जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज कर सकते हैं। आपको ऐसे फूड भी नहीं कंज्यूम करने हैं जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो स्टोन होते हैं उसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, सस्टेन स्टोन्स होते हैं। तो आपकी बॉडी किस स्टोन की फॉर्मेशन ज्यादा कर रही है, ये मैटर करता है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार स्टोन तब हो गई हमारी बॉडी में कि हमने बचपन में कोई मिट्टी खा ली होगी, या फिर हमने कुछ ऐसा कुछ खा लिया होगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो अटक गया और स्टोन बन गए। उसकी वजह से नहीं बने स्टोन। हमारी बॉडी में किसी एक मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन ज्यादा था, और वो बॉडी से नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह से स्टोन बन रहे हैं। चाहे वो ऑक्सलेट्स हो, फिर उस कंडीशन में हम स्पिनिच वगैरह को कम कर देते हैं, क्योंकि स्पिनिच के अंदर ऑलरेडी ऑक्सलेट्स बहुत ज्यादा अच्छे मॉडल मिलते हैं, है ना।
तो आप कच्ची चीजें कम खाते हो फिर, तो ऐसी चीजें आपको कम करनी पड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी का नेचुरल फॉर्मेशन उसका ज्यादा है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से हमें काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम के लिए कोई डायरेक्ट कॉज नहीं हमें प्रोटीन बनाता, प्रोटीन डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं करता हमें। ये हमारे, एक तो मैंने बताया आपकी कंडीशन, आपके इन्वायरमेंट और आपकी बॉडीली हेल्थ खुद, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है आपका? यूरिक एसिड का मिनिमम मेजरमेंट है, उसका मिनिमम मेजरमेंट है 3.5 mg पर डेसीलीटर से लेके 7.2 mg पर डेसीलीटर। बाकी थोड़ा बहुत आपके लेबोरेटरीज में वेरी कर सकता है। ठीक है, अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग मेजरमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है वो। बट हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट उसी को मानते हैं जो आपके नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है ना, उसको ही हम सबसे ज्यादा मेन मानते हैं। जो भी उसकी रीडिंग्स होती हैं उसको हम एक्यूरेट मानते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ यूरिक एसिड देन प्रोटीन इंटेक इज लो, देन हाउ कैन बिल्ड मसल। मैंने अभी तो बताया कि जब आपकी बॉडी में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आप परफॉर्मेंस रिलेटेड गोल्स पे नहीं काम करते हो, फिर आपको मसल बिल्डिंग के लिए कुछ समय के लिए आपको होल्ड पे रखना पड़ेगा। ये बात तो वही हो गई ना, कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और मैं चाहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलूं और बॉलिंग कराऊं। क्या वो कर पाओगे अच्छे तरीके से? अगर आप करोगे तो आप अपनी बॉडी को ही अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के अंदर नहीं है। आपके ऑलरेडी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं। आपकी बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स का एक्युमुलेशन है, उसका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है। तो आप बहुत ज्यादा कंजप्शन अभी नहीं करने वाले हो उस चीज का। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए वो ऐसा ही है, वो सिलेक्टेडली आपके लिए ऐसा है। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान अपना खुद से रखना पड़ेगा। मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या साहब? किसको नहीं आ रहा यार? इनके शायद नेटवर्क में खुद इशू मुझे लग रहा है। स्वप्निल, स्वप्निल, आप शायद मेरे से रीडिंग्स पूछ रहे, तो मेजरमेंट्स उसकी होती है 3.5 mg पर डेसीलीटर से लेके 7.2 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, कोई भी दाल, ब्लैक चना रॉ में प्रोटीन ज्यादा होता है, बट वाटर में रख के फिर बॉईल करते हैं। वाटर में रख के तो कुछ चेंज नहीं होता। वाटर में रख के तो इवन आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और ज्यादा बेटर हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइटिक एसिड वगैरह होते हैं, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी प्रोफाइल और ज्यादा अच्छी हो जाती है और ज्यादा वो हमारे बॉडी के लिए बायोलॉजिकली अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका कंटेंट कम हो जाएगा। समझ गए? बाकी आपके बॉइलिंग करने से भी आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू एनहांस होती है। फूड को पकाने से भी आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू एनहांस होती है। हाँ, अगर आप ओवर कुकिंग कर रहे हो, आप जब उसके स्मोक पॉइंट से ही बाहर निकल गए हो, जब आपने उसको जला दिया है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं टेस्ट को एनहांस करने के लिए, ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी हमें लगे, रोस्ट कर देते पूरा, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी खराब हो सकती है। नॉर्मल कुकिंग में नहीं होता कुछ। ठीक है, डिफरेंस तो ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि आप रॉ के अंदर जो चीजें देख रहे थे और जब आप खाना बनाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐड करोगे उसमें।
उसमें आप पानी ऐड करोगे, उसमें आप मसाले ऐड करोगे, उसमें आप दूसरी चीजें ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, नो डाउट। बट प्रोटीन कंटेंट डीनेचर नहीं होता कि आपने थोड़ा पका दिया, बॉईल कर लिया तो प्रोटीन खत्म हो गया उसमें, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सर्वे प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में 9 अमीनो एसिड। देखो, अभी एक क्वेश्चन है, वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन जिसमें 9 अमीनो एसिड है, क्या वो सेम इफेक्टिव है? सेम इफेक्टिव है, बिल्कुल सेम इफेक्टिव है, अगर क्वांटिटी आपकी सेम। ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर प्रोटीन जो प्लांट बेस्ड सोर्स होगा वो तो बायोलॉजिकली, उसकी बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी कम होती है, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं जिसको हम, वो कम होती है, बट ऐसा सिर्फ फूड सोर्सेज के अंदर होता है, सप्लीमेंटल सोर्स के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है। तंदूरी में प्रोटीन उड़ जाता है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो मीन्स होता है लिविंग, अवेलेबिलिटी का मतलब आप जानते हो, कितना आपके लिए वो अवेलेबल हो रहा है, जितना आप खा रहे हो कितना उसके अंदर अवेलेबिलिटी है। मतलब कि अगर आप 50 ग्राम खा रहे हो, 50 में से 20 ग्राम आपको मिल रहा है, तो वो कितना आपके लिए अवेलेबल है। 50 ग्राम खा रहे हो, 25 ग्राम आपकी बॉडी में जा रहा है, 50 ग्राम 25 ग्राम मिल रहा है, तो 50% उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। समझ गए।